एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास। मैं शैल, आपकी एजुकेटर CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी में, और आपका इस यूट्यूब चैनल जिसमें आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी CSI नेट, इसमें स्वागत है। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे आने वाले लेक्चर्स को आप देख सकें, मेरे ही नहीं बाकी के एजुकेटर्स के भी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता दूं। ओके, अनअकैडमी पे 15 जुलाई से प्राइस हाइक अलर्ट है, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं वो इंक्रीज करने वाले हैं 15 जुलाई से। तो आपको अगर अब सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये सही टाइम है आपके लिए, नहीं तो आपको जो प्राइजेस है वो हाइक फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो 6 मंथ का प्राइस है 11,250 वो हो जाएगा 11,600, और 13,750 हो जाएगा 14,500। तो ये प्राइजेस हाइक होंगे, 1 जुलाई से होने वाले थे लेकिन अब वो 15 जुलाई से होंगे। अगर आपको बाय करना है सब्सक्रिप्शन तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिलेगा, दोनों पे, प्लस और आइकॉनिक पे। 31 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है, तो आप अगर 31 जुलाई तक परचेज करते हैं तो आपको ये फ़ायदा भी मिलेगा। देन आपको पता है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप होती है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप ये प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे और मेरा कोड यूज़ करेंगे शैल K10 SHAIL K10। तो आप सारे फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर पाएंगे, जो भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट्स एंड क्विज। तो आप इस ऐप पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जो स्पेशल क्लासेस है, सारे एजुकेटर्स ऐप पे स्पेशल क्लासेस लेते हैं, और मैं जब ऐप पे क्लास लेती हूँ इट इज़ ऑन 5 PM, और वहाँ पे अभी टाइट्रेशन ख़त्म हुआ है अमीनो एसिड्स का। प्रोटीन को अब आगे बढ़ा जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो कल मेरी क्लास होगी वहाँ पे रेगुलरली तो नहीं होती है लेकिन एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे होती है ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे यूट्यूब पे मैं 11 तारीख से 6:30 PM पे क्लास लूँगी, 6:30 से 8 या 7:30 इस तरीके से। तो मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस और स्पेशल क्लासेस ले रही हूँ। तो आप अगर शैल K10 यूज़ करेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को अनलॉक कर पाएंगे। अगर आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस और ऐप की क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 2 तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है दैट इज़ फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। जितने भी एजुकेटर्स हैं उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में क्या होता है कि आपको जो भी डाउट्स हैं आप डायरेक्टली उन्हें उसी वक्त पूछ सकते हैं। उसके बाद आप जितना भी कोर्स है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कराया जाएगा। एग्जाम से पहले PDF के फॉर्मेट में नोट्स दिए जाएंगे, और बहुत सारे टेस्ट और क्विज आप और भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और प्लस सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस यही है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको पर्सनल लेवल पे डाउट क्लियर करके देगा। आपको स्टडी मटेरियल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे प्लस से, और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराया जाएगा। तो दोनों की क्लासेस सेम है, दोनों की सेम है, बस यही डिफरेंस है दोनों में, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन दैट इज प्लस एंड आइकॉनिक में। अभी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो आप किसी में भी ऐड ऑन हो सकते हैं। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो। और ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, यहाँ सिर्फ लाइफ साइंस के नहीं सब सब्जेक्ट्स के हैं। आप किसी से भी इन सब से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आइकॉनिक की ये प्राइस लिस्ट है। 6 मंथ का है 18,000, 3,000 पर मंथ। 12 मंथ का है 26,000, 2,167 पर मंथ। और 24 मंथ्स का है 45,000, 1,875 रुपीज़ पर मंथ। ये है इंस्टॉलमेंट के चार्जेस, मतलब आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड अगर यूज़ करेंगे शैल K10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा चेकआउट के टाइम में। और अगर आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो ये प्राइजेस है। इंस्टॉलमेंट में करेंगे, ये इंस्टॉलमेंट में करने से कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा फेस नहीं करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे है हमारे प्लस के चार्जेस। 1 मंथ का है 2,900, 3 मंथ्स का है 6,250 पर मंथ, 2,083। 6 मंथ्स का है 11,250, 1,875 पर मंथ।
और 12 मंथ्स का है 13,750 1,146 पर मंथ। और 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल 833 रुपीज़ पर मंथ। ये हो गए वही EMI के इंस्टॉलमेंट के चार्जेस। लेकिन प्लस में आपको EMI में पेमेंट करने का मौका तभी मिलेगा जब आप 6 मंथ्स एंड अबव का पैकेज लेंगे। 3 मंथ और 1 मंथ का यही है कि आपको EMI में पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस कम होगा। आप जब बाई करेंगे तो लास्ट में सेम मेरा कोड यूज़ कीजिए शेल SHAIL शेल KTech, आपको 10% ऑफ मिलेगा। ये था सब्सक्रिप्शन की बात। अब आता है बग्स बाउंटी। ये आपको पता ही है, अगर आपको किसी भी एजुकेटर की क्लास में कोई भी बात इनएप्रोप्रिएट लगती है या आपको गलत लगती है, सही नहीं लगती, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, आप उसको फिलअप करके रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी पहली बार उस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करेगा उससे उसका प्राइज़ मिलेगा। देन मैथमेटिकल साइंस में एक्सेल बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 13 जून से। तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैथमेटिकल साइंस में हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अनअकैडमी का। सुमन हेलो बेटा। अच्छा, मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ मैसेजेस कर रहे हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है। लेट मी सी। ठीक है, मैं फिर से रिफ्रेश करती हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स पढ़ा है। यहाँ पे रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स के सारे स्लाइड्स हैं। मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ फटाक से, आप एक नज़र सरसरी निगाह से देख लीजिए। ये सारे हमारे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के सब कुछ कंप्लीट हो चुका है हमारा। देखिए सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में भी DNA पॉलीमरेज 3 के बारे में, ठीक है। देन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी के ऊपर कल या परसों में मेरी एक वीडियो आ जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो, वो आपको हेल्प करेगी। छोटा सा होगा जिसमें आप ब्रीफली देख लेंगे। इसके अलावा मैं DNA स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक 60 मिनट्स का वीडियो लेके आने वाली हूँ। 60 मिनट्स में आपको 1 शॉट में पूरा रिविजन हो जाएगा। 60 मिनट्स में पूरा रिविजन हो जाएगा DNA का स्ट्रक्चर। वैसे ही 60 मिनट्स में मैं रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट प्रोकैरियोट लेके आऊँगी पूरा, बस क्रिस्प मैनर में आपका रिविजन हो जाए, ताकि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये होगा। तो ये जल्दी ही आएगा, जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने DNA रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास आज भी। कल हमने दिसंबर 2019 का देखा था, आज जून 2019 का देख लेंगे। लेकिन उससे पहले टीलोमेयर और टीलोमेरेस और विजय का जो डाउट था वो सब आज क्लियर करेंगे। तो यूकैरियोट्स का सब कुछ हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। यहाँ पे यूकैरियोट का पॉलीमरेज के बारे में बात की गई है। यहाँ पे देखिए DNA पॉलीमरेज अल्फा, ये प्राइमेज है। ये DNA पॉलीमर, आपको पता है DNA पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज होता है। डेल्टा एप्सिलॉन, ये सब के बारे में आपको पता है। देन PCNA क्या है, हमारा क्लैंप है यूकैरियोट का। वहाँ पे क्या था क्लैंप, बीटा सब यूनिट, कल जो बात हुई थी वही है। बीटा 2 सब यूनिट जो डोनट शेप में रहता है, डोनट एक खाने की चीज़ होती है। ये था हमारा प्रोकैरियोट में बीटा 2 सब यूनिट। PCNA है हमारा यूकैरियोट में। और स्लाइडिंग क्लैंप भी होता है यूकैरियोट में। ये देखिए वही क्लैंप PCNA है ना। तो सारी चीज़ें लगभग सेम है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। और लगभग हमने सब कल डिस्कशन कर लिया था। हमने डिस्कशन किया था कि सेल साइकिल में कैसे कनेक्टेड है ये चीज़ें। ये तो हमने देखा था, दिस इज प्री आरसी लोडिंग या प्री आरसी फॉर्मेशन, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देन MCM 227 क्या था, हमारा हेलिकेज था, है ना। आप लोग क्या कोई मैसेज कर रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे मैसेज नहीं आ रहा है। कोई भी चैट मेरे पास नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो तो हाँ मुझे एक बस हाँ या ना कुछ बोल दो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग चैट कर रहे हैं मेरे साथ, कुछ बात कर रहे हैं। अभी भेज दो। ऋषिकेश गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, एक का तो आया। फिर हम सब कुछ ये सब देख चुके थे। कल ये वाला डिटेल में देखा था। हमने ये देखा था कि जब सेल साइकिल में G1 में होता है तब क्या होता है, हेलिकेज लोड होता है, लेकिन वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। क्यों डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि DDK एंड CDK का लेवल कम होता है। जैसे सेल S फेज में जाता है ये हेलिकेज एक्टिवेट हो जाता है। ओके हाँ आ रहा है, मैसेज आ रहा है। और वो एक्टिवेट होने के बाद क्यों होता है, क्योंकि DDK एंड CDK का लेवल हाई होता है।
और ये जो DDK और CDK का लेवल हाई होता है, दिस इज टिल द एंड ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज M फेज के एंड तक ये हाई रहते हैं। और S फेज के बाद ये मेक श्योर किया जाता है कि कोई नया हेलिकेज लोड ना हो। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे DDK देखिए जिसने फॉस्फोराइलेट किया MCM 227 को, CDK ने राइलेट किया फॉस्फोराइलेट किया SLED 2 SLED 3 को, फॉस्फोराइलेटेड SLED 2 SLED 3 बाइंड किए DVP 11 से। ये तीनों का कॉम्प्लेक्स बनने के तुरंत बाद और इसके फॉस्फोराइलेट होने के तुरंत बाद GINS और CDC 45 एंटर किए और एक कॉम्प्लेक्स बन गया CMG कॉम्प्लेक्स। अभी क्वेश्चन है इसके ऊपर मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसकी वजह से हमारा MCM 227 जो कि हेलिकेज है वो एक्टिवेट हो गया और उसने अनकॉइल करना स्टार्ट किया DNA को। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये भी देख चुके हैं। G1 फेज में देखिए हेलिकेज लोडिंग अलाउड, नो हेलिकेज एक्टिवेशन। SG2M न्यू हेलिकेज लोडिंग, नो न्यू हेलिकेज लोडिंग इनहिबिटेड, लोडेड हेलिकेज एक्टिवेटेड। ये सब हम पढ़ चुके हैं कल, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, ये वाला भी देखिए हेलिकेज लोड हुआ G1 में, नया लोड नहीं होगा उसके बाद, बस जो लोड हुआ है वो एक्टिवेट हुआ। ये सारा चीज हम देख चुके हैं, सारा चीज। 2-3 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग टीलोमेरेस में। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन सब हैं, सब ध्यान दे रहे हैं तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाला तो कल हमने सॉल्व कर लिया था, दिस वाज फ्रॉम 2019 दिसंबर। देखिए आप खुद कितना इजीली सब सॉल्व हो जाता है। दिस इज फ्रॉम जून 2019। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इन यूकैरियोटिक सेल्स रेप्लिकेशन इनिशिएशन फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑकर्स वंस पर सेल साइकिल। अभी जो हमने बात की वही, G1 में हेलिकेज लोड होता है, उसके बाद कभी भी नया लोड नहीं होता है जब तक वो सेल साइकिल चलता रहता है, लेकिन ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इन यूकैरियोटिक सेल्स रेप्लिकेशन इनिशिएशन फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन, मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ थोड़ा, यहाँ देखिए अब तो होगा। इन यूकैरियोटिक सेल्स रेप्लिकेशन इनिशिएशन फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑकर्स वंस पर सेल साइकिल एंड S फेज CDKs, जिसकी अभी हमें बात की, CDK और DDK play a vital role in the regulation of DNA replication. In budding yeast eukaryotic cell, a protein complex known as the ORC. तो ORC क्या है, जल्दी आंसर करेगा कोई? ORC क्या है? ORC is our what? प्रिंसू गुड इवनिंग बेटा। ORC क्या है? ORC क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ORC क्या है? ORC क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़िए। ORC is associated with DNA replication origin during G1. However, origins fire only once at the beginning of S phase. DNA replication does not start in G1 because MCM helicases are inactive in G1. Spindle checkpoint is active in G1. DNA polymerase is not recruited in G1. ORC and initiation factors CDC6 and CDT1 do not recruit MCM helicase to the site of replication initiation in G1. Which of the following statements are correct? देखिए आंसर बोलिए फटाफट, आंसर बोलिए, मैं वेट करती हूँ। क्या लगता है आप लोग को? ऋषिकेश बेटा, ORC ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, इनिशिएटर प्रोटीन है। सब भूल गए, सबको मार पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। ORC क्या है? ओपन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, DNA A प्रोटीन। अगर हमारा इनिशिएटर प्रोटीन है प्रोकैरियोट में, तो यूकैरियोट में इनिशिएटर प्रोटीन क्या है? ORC। सब मार खाएंगे मेरे हाथ से, और कुछ नहीं। इतना चिक चिक के चिल्ला के पढ़ाने के बाद ये हाल है। प्रिंसू आंसर 4। ओके, और कोई? और कोई? ध्यान से प्रिंसू, फिर से ध्यान से एक बार देखो। अगर बोलो तो मैं एनलार्ज कर दूंगी, कोई बात नहीं इसको।
सुमन बी एंड डी, मतलब फोर्थ आंसर है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आप क्या बोल रहे हो, फोर्थ आंसर करेक्ट है। जो प्रिंसू ने बोला वही आप बोल रहे हो, सुमन बी एंड डी। सब मार खाने का काम करोगे और कुछ नहीं। आंसर बगल में लिखा है, स्लाइड के साइड में मैंने अभी आंसर लिखा है। ऋषिकेश आंसर 2, नौशीन 2, अच्छा 2 आंसर आया है, 4 आंसर आया है, बस इतना ही। आंसर बता दूं अब या और कुछ ट्राई करना है? ओके, मैं आंसर बता देती हूँ। ये बोल रहा है कि ओरिजिन अगर यूकैरियोट का है, समझ लो कि ये हमारा डीएनए है, ये उसका ओरिजिन है, ये एक ओरिजिन है यूकैरियोट के केस में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ओरिजिन से इनिशिएशन जो होता है वो सेल साइकिल में एक बार होता है, तो बात सही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस फेज साइक्लिन सीडीके का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जीवन में हेलिकेज मतलब क्या है, MCM 227 लोड किया जाता है, बट इट इज डीएक्टिवेटेड, मतलब इट इज इनएक्टिव बिकॉज प्रिंसू आंसर 1, ओके, बिकॉज इट इज इनएक्टिव बिकॉज CDK and DDK levels are less। S phase में क्या होता है, MCM 227 becomes active because CDK and DDK levels are increased till the end of M phase। ये हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि इन बडिंग ईस्ट ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नोन एज ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए के ऑरिजिन से बाइंड किया है ड्यूरिंग G1, बट ये इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है MCM हेलिकेजेस आर इनएक्टिव इन G1। यस, G1 में MCM जो हेलिकेज है उसे लोड तो किया गया लेकिन वो इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि CDK और DDK का लेवल कम है। जैसे CDK और DDK का लेवल ज़्यादा होगा कि MCM 227 एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है। ये पता चल गया क्योंकि हमने पढ़ा है, मैंने आपको कल इतना पढ़ाया था, आज फिर से रिवाइज कराया है थोड़ी देर पहले, फिर यहाँ साइड में भी लिखा है, तो ये तो पक्का पता चल गया कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा ए इसमें है और इसमें है, तो मतलब आंसर या तो 1 है या तो 2 है, ये तो श्योर हो गया। अगर आगे का पॉइंट्स नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता रही हूँ, आंसर या तो 1 है या तो 2 है क्योंकि ए है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। स्पिंडल चेक पॉइंट इज एक्टिव इन G1, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पिंडल अटैचमेंट जो स्पिंडल फाइबर से उसका तो कुछ अभी रोल ही नहीं है G1 में, तो उस चेक पॉइंट को एक्टिव होने की जरूरत ही नहीं है, ये गलत है पूरा ही। डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट रिक्रूटेड इन G1, ये है ठीक है, क्योंकि जब हेलिकेज एक्टिवेट होता है उसके बाद वो रिक्रूटमेंट होता है। डायग्राम में देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, जैसे हेलिकेज एक्टिवेट हुआ उसके बाद रिक्रूट हुआ हमारा पॉलीमरेज जो कि एस फेज में होगा, तो ये भी ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट रिक्रूटेड इन G1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ORC एंड इनिशिएशन फैक्टर्स, ORC क्या है, इनिशिएशन प्रोटीन। इनिशिएशन फैक्टर्स CDC6 एंड CDT1 do not recruit MCM helicase to the site of replication initiation in G1, ये पूरा गलत है क्योंकि G1 में CDC6 एंड CDT1 हेलिकेज को लोड करते हैं ये लोडर्स हैं, लेकिन वो इनएक्टिव रहता है, वो एक्टिवेट होता है एस फेज में, तो ये गलत है पूरा। तो हमारा आंसर क्या है, ए और सी। ए और सी किस में सही है, सेकेंड ऑप्शन में। आप लोग सब मार खाओगे और कुछ नहीं, इतना इजी क्वेश्चन, ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर मेरा क्लास ठीक से सुनोगे तो ये पूरा आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो, ये G1 में हो रहा है, ORC बाइंड किया ओरिजिन से, CDC6 ATP के साथ आके बाइंड किया, MCM 227 और CDT1 आके बाइंड किया,
MCM को लोड कर दिया, ये हुआ G1 में, लेकिन ये इनएक्टिव है, ये एक्टिवेट होगा S फेज में क्योंकि CDK और DDK का लेवल बढ़ जा रहा है। सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए। मैंने कहा था ना, मेरा क्लास अटेंड करोगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो नहीं कर पाओगे। आप खुद चेक कर लेना, कोई भी ईयर का क्वेश्चन निकालना, DNA रेप्लिकेशन का क्वेश्चन निकालना, सब कर पाओगे। ये भी जून 2016 का है, जून 2016 का ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अबाउट रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस्ड बाय DNA अनवाइंडिंग एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क में जो सुपर कॉइलिंग यहाँ बन जाती है उसके बारे में क्वेश्चन है। Accumulation of supercoils is the result of DNA helicase activity during unwinding of DNA. ये ऑप्शन एक है। Problem of DNA supercoiling is valid only for circular chromosomes of bacteria and not for linear chromosomes. Supercoiling of DNA is removed by topoisomerases by breaking either one or both strands of DNA on the unreplicated DNA in front of replication fork. Both topoisomerase 1 and topoisomerase 2 can remove positive supercoiling during replication. अब इसको चेक करो, जल्दी आंसर बताओ मुझे। जल्दी आंसर मुझे बताओ। जल्दी आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? ये सब DNA स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था DNA स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे के बारे में आपको जानना है तो। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी, मैं एनलार्ज कर देती हूँ इफ यू वांट। ऑप्शन है ये, पढ़ लो पहले, ऑप्शंस पढ़ लो। यहाँ ऑप्शंस है, यहाँ पे है करेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो मैं सब दिखा रही हूँ आपको, ऊपर नीचे का दिखाओ। देखो नौशीन थर्ड एंड अनुराग थर्ड। ओके, दोनों ने थर्ड बोला। ओके प्रिंसू, आप देखो एनलार्ज फॉर्म है यहाँ पे। और किसे ट्राई करना है? ऐसा एक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आप ना सॉल्व कर पाओ अगर मेरे लेक्चर सुन लिए तो। ऋषिकेश भी 3। ओके, टेलोमेयर के बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगी, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, फिर हम क्लास करेंगे टेलोमेयर का। ओके प्रिंसू 3, चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को नहीं बोलना है ना? सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ सुपरकॉइल्स इज द रिजल्ट ऑफ DNA हेलिकेज। ये पक्का करेक्ट है। अगर कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले हम ओके विजय 2 और 3 ही पॉपुलर ऑप्शन है। चलो फर्स्ट वाला तो पक्का ठीक है ना? तो अगर कुछ नहीं आता है तो हम फिल्टर आउट करते हैं। ए ये कट गया। 4 आंसर तो कभी नहीं होगा, 1, 3 और 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ DNA सुपरकॉइलिंग इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉट फॉर लीनियर क्रोमोसोम्स। ऑफ कोर्स ये ट्रू है। मैंने आपको DNA स्ट्रक्चर में बताया था कि टोपोलॉजी जो DNA टोपोलॉजी जो बदलती है वो होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का DNA सर्कुलर है। तो जितने भी सुपर कॉइलिंग के प्रॉब्लम आएंगे वो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स के केस में होगा। यूकैरियोट के केस में ये टोपोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है। तो बी ऑप्शन ठीक है, ये मैंने सिखाया था और आपको ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बी ठीक है। तो बी किस में है? 1 और 2 में। बी को कट कर देते हैं, 1 और 2 में चेक करते हैं। नेक्स्ट बी ठीक है। अब सी डी को चेक करना है। Supercoiling of DNA is removed by topoisomerases by breaking either one or both strands of DNA on the unreplicated DNA in front of replication fork. ये करेक्ट है
क्योंकि जो सुपर कॉइलिंग होता है वो कौन ठीक करता है? टोपोआइसोमरेजेस ना ठीक करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो सी ठीक होगा, बी और ए ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1। किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया। डी गलत है, टोपोआइसोमरेज 2 ठीक करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को। अभी तो कुछ दिनों पहले पढ़ा था हमने कि प्रोकैरियोट का नहीं देखा था, गायरेज जो होता है वो क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज है जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ठीक करता है और नेगेटिव को पॉजिटिव को ठीक करता है और नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करता है। अभी तो कुछ दिनों पहले देखा था। टोपोआइसोमरेज 2 पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ठीक करता है। मुझे आप तुम लोग सब ये बता रहे हो कि तुम लोगों को कुछ नहीं आया है, सारी मेरी मेहनत बेकार है। सबको एक एक, सब अपने आप को एक एक ऐसे मारो। ये डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाने के टाइम में ये पॉइंट को मैं 25 बार बोली थी, ध्यान देना मेरी इस बात को। ये क्वेश्चन में मैंने देखा है और बाकी चीज़ें भी मैं 25 बार पढ़ा चुकी हूँ। सब एक एक खाओ, पहले अपने आप को एक एक मारो, सबको सब मारो, अपने आप को सिर पे मारो, हाथ पे मारो, पैर पे मारो, जहाँ मारो। हाँ बेटा, मैं उसके लिए ही एनलार्ज कर रही हूँ, आप चेक करो, देखो एनलार्ज करके देखने की कोशिश करो। देखिए ये वाला तो दिख जाएगा, इसमें ऑप्शन थी। अब देखो, फॉर एस्चेरिचिया कोली क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन, ये 2019 के क्वेश्चन से, जून के। अनरेप्लिकेटेड क्या बेटा? विजय क्या पूछ रहे हो? कहाँ गया? क्या बोल रहे हो? कौन सा पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है? मैम अनरेप्लिकेटेड स्ट्रैंड ही खाली। अनरेप्लिकेटेड मतलब कौन सा पॉइंट? मैं इसको भी एनलार्ज कर देती हूँ, पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो अब देखो, आप ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। 4 क्यों नहीं करेक्ट ऑप्शन है बेटा? सिर्फ टोपोआइसोमरेज 2 डिसॉल्व करता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को टोपोआइसोमरेज 2 डिसॉल्व करता है, 1 नहीं। मतलब टोपोआइसोमरेज 2 यूज करते हैं हमारे सेल्स, ठीक है। सी ऑप्शन तो देखो, सुपर कॉइलिंग दिया है यहाँ पे, पॉजिटिव या कुछ नहीं दिया है, सुपर कॉइलिंग दिया है। तो सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए एक का कट करने से या दोनों का कट करने से होता है, लेकिन टोपोआइसोमरेज 2 जो होता है ना, यही पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डाउट होने से बोलना, अभी ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं, जल्दी ये खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है संदीप? अब दिख रहा है बेटा? मैम अभी क्लियर दिख रहा है, ओके। अब दिख रहा है, फॉर एस्चेरिचिया कोली क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स ट्रू? DNA polymerase 1 is the main polymerase required for DNA replication. DNA polymerase 1, though identified originally by Korenberg as one responsible for replication, is not important for the DNA replication process. अच्छा विजय, देखते हैं, पीछे जाएंगे, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं। Requirement of DNA polymerase 1 is in the context of removal of RNA primer needed for DNA synthesis, and then fill in the same with DNA equivalent. DNA polymerase 1 is the primary enzyme for error-prone DNA synthesis in response to SOS. अब बताओ कौन सा करेक्ट है? Which one of the statement is true? ध्यान से पढ़ो और मुझे ठीक आंसर देना, तो सबको मैं अब घर में जाके मारूंगी। ये बहुत सिंपल है, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। विजय जाते हैं पुराने क्वेश्चन पे, रुकिए पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अभी फिर जाएंगे पुराने, फिर हम लोग चले जाएंगे टेलोमेयर में। ओके, 3 आंसर विजय का। नेक्स्ट बाकियों का जल्दी जल्दी बाकी भी एंट्री दे दीजिए। नौशीन 3, ओके। नेक्स्ट 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 प्रिंसू 3, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन है? ये सेक्शन सी का है, पता है? मनोज कुमार यादव 3, ओके। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है 3, पता है? तो ये क्वेश्चन सेक्शन सी का है, 4 मार्क का। कितना आसान है। ऑफ कोर्स आंसर 3 होगा, करेक्ट है, सबने करेक्ट दिया। फाइनली ये करेक्ट आंसर मिला मुझे। ऑफ कोर्स ये होगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 इज नॉट द मेन एंजाइम, 3 है, ये वाला ऑप्शन गलत।
DNA polymerase 1, though identified originally by Korenberg as one responsible for replication, is not important for the DNA replication process. गलत है. It is important. It is removal. It is important for the removal of primers. ये भी गलत हो गया. ये तो समझ ही आ रहा है. DNA polymerase 1 is the primary enzyme for error prone. No, वो DNA रिपेयर में नहीं यूज करते हैं. वो किस में यूज करते हैं? प्राइमर रिमूवल में. रिपेयर के लिए कौन यूज होता है? DNA polymerase 2, 4 एंड 5. हो गया संदीप बिश. चलो ठीक है, सबने 3 दिया. चलो ठीक है, अब आते हैं इसमें वापस से. अच्छा, अनरेप्लिकेटेड के बारे में बोल रहे हो. देखो यहाँ पे बेटा विजय, देखो. सुपर कॉइलिंग ऑफ DNA इज रिमूव्ड बाय टोपोआइसोमरेज बाय ब्रेकिंग आइदर वन और बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ऑन द अनरेप्लिकेटेड DNA इन फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क. इस पॉइंट का क्या मीनिंग है देखो मैं बताती हूँ. वाले डायग्राम मैं ऐसे यहीं पे बता देती हूँ. देखो ये क्या है? अनरेप्लिकेटेड है ना, ठीक है. यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है. यही हेलिकेज की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे टूट गया. ये हेलिकेज यहाँ एंटर करेगा और ये सबको तोड़ेगा. इसी हेलिकेज के तोड़ने की वजह से यहाँ पे सुपर कॉइलिंग आती है. तो अनरेप्लिकेटेड DNA है ना, वही बोल रहा है. सुपर कॉइलिंग ऑफ DNA इज रिमूव्ड बाय टोपोआइसोमरेज बाय ब्रेकिंग आइदर वन और बोथ द स्ट्रैंड्स ऑन द अनरेप्लिकेटेड DNA इन फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क. आई थिंक हो गया, समझ में आया विजय? समझ में आया? ठीक है, ठीक है. चले अब इंटरेस्टिंग, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, आप जितना भी बुक पढ़ लेंगे ये चीज आपको मुश्किल ही लगेगी पढ़ने में. एंड मैंने जितना भी देखा वीडियो या जो भी चीज़ मैं अपने जो मैं समझाने वाली हूँ उसको कंफर्म करने के लिए, सब जगह पे इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट किया गया है, गलत ही दिया गया है. मैं बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारा पढ़ के आई हूँ इसको लेके. ध्यान से इसको समझिए, ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे भी, और अगर आप जिस भी स्टेज में BSc MSc वहाँ पे भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. टीलोमियर या फिनिशिंग DNA रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स. चलिए हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को फिनिश करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मैं कोई खाली स्लाइड लेती हूँ, यहाँ पे जगह होगा. ध्यान से देखिएगा. तो मतलब टोपोआइसोमरेज का कोई काम नहीं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में. नहीं, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमरेज का बहुत ज़्यादा काम है बेटा विजय. प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में ही तो ज़्यादा काम है. ये देखिए, ये क्लोज्ड है, तो इसमें ज़्यादा उलझन डेवलप करेगी. तो टोपोआइसोमरेज 1 एंड गायरेज इसमें ज़्यादा यूज होंगे. यूकैरियोट में क्या होता है, बहुत लंबा DNA होता है, तो इसकी टोपोलॉजी में इतना प्रॉब्लम नहीं, इसकी टोपोलॉजी नहीं बदलेगी, लेकिन इसकी टोपोलॉजी तुरंत बदल जाएगी. टोपोलॉजी क्या होता है? ट्विस्ट एंड टर्न का सम, है ना. ये इसके बारे में मैंने वीडियो दिया है, आप देख लेना. यस, दोनों की ज़रूरत होती है, 1 की भी और गायरेज की भी, दोनों की. लेकिन हम सेल्स ज़्यादा गायरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि गायरेज क्या करता है, पॉजिटिव सुपरकॉइल ज़्यादातर डेवलप कर जाता है. मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सुपरकॉइल मतलब क्या होता है. समझ लीजिए ये नॉर्मल DNA है, अगर ये सुपरकॉइल हो गया, ऐसे गठान पड़ेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव सुपरकॉइल. और ये गठान पड़ने से अगर इस तरह से है लूज, ये हो गया नेगेटिव सुपरकॉइल. दोनों में डिफरेंस दिखा. इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पे जो चढ़ रहा है इसको बोलते हैं ट्विस्ट. ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्विस्ट इंक्रीज कर गए हैं. अगर आप किसी, मैम टोपोआइसोमरेज कैसे काम में आता है फिर. ओके, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ज़्यादातर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. जो प्रॉब्लम एक स्ट्रैंड को कट करने से सॉल्व हो जाएगा वो वहीं पे करता है. लेकिन सुपर कॉइल्स ज़्यादातर एक स्ट्रैंड को कट करने से नहीं सॉल्व होते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइल्स. उसके लिए दोनों ही कट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन आ चुकी होती है. नेगेटिव टोपोआइसोमरेज तभी यूज़ होता है, देखिए बाई चांस, ये एक पॉजिटिव सुपर कॉइल है बाई चांस. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए डैमेज है DNA, तो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है. हमारा टोपोआइसोमरेज 1 इसको कट कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. इसको इसमें से देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, समझ लीजिए. ये है हमारा फॉर एग्जांपल एक सुपर कॉइल है. ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा डैमेज है DNA, टोपोआइसोमरेज 1 इसको कट कर देगा, इसको इसमें से पास करके ठीक कर देगा.
तो टोपोआइसोमरेज 1 तभी ठीक करेगा जब छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। अगर बड़ी प्रॉब्लम आ गई जैसे कि पॉजिटिव सुपर कॉइल, तब टोपोआइसोमरेज 1 कुछ नहीं कर पाएगा, टोपोआइसोमरेज 2 की ही जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में गायरेज हैं। और टोपोआइसोमरेज का ज्यादा यूज प्रोकैरियोट में ही होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट में इतना टोपोलॉजी चेंज नहीं होता है, प्रोकैरियोट का ही टोपोलॉजी चेंज होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। कल मैं बोली थी लेकिन आज थोड़ा सा और बोलती हूँ। 2019 का पेपर सॉल्व हो गया, आज अगर सब खत्म हो गया तो कल हम 18, 17, 20, 16, 15 सबका करेंगे। और अब कल मेरी बात अगर मानते हो, एक काम करके आओगे, सारे वीडियो को देख के आओगे, भले ही फॉरवर्ड करके देख लो, कैसे भी करके देख लो, पढ़, इससे क्या होगा, सारा चीज तुम्हें आ जाएगा। तो कल अगर कल है प्रैक्टिस का सेशन, परसों भी है, तुम्हारे पास अभी 2 दिन है प्रैक्टिस के सेशन के लिए। अगर प्रिपेयर होके आओगे तो अपने आप ही इजी होगा, सारे आंसर कर पाओगे। कल से देखे आज तक हमने जो भी क्वेश्चन किए वो कुछ भी इजी टफ लगा क्या? सब सेक्शन सी का था, 4 मार्क का, कैसे 1 सेकेंड में सॉल्व हो गया। तो अगर पढ़ोगे अच्छे से तो सब सॉल्व होगा, नहीं पढ़ने से ही डर लगता है। चलो टर्मिनेशन यूकैरियोट्स में देखते हैं सबसे पहले कि टीलोमियर क्या होता है। ये बात याद रखिए, हमारे जो डीएनए होते हैं उनका एक एंड होता है जिसको बोलते हैं टीलोमियर। ये अगर हमारा डीएनए है इसको बोलते हैं टीलोमियर, ठीक है। अब यही अगर क्रोमोसोम में बदलेगा तो ऐसा दिखेगा, इसको बोलेंगे टीलोमियर, ठीक है, ठीक है। ओके, सब कोई सुपर डुपर रेडी होके कल आना, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो हमसे जीत जाए, हम सारे क्वेश्चंस को हरा सकें। 19 खत्म हो चुका, हमें क्या क्या करना है, 15, 16, 17, 18, 20, 15 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, इन सारे से आएगा। तो देखते हैं कि कल कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कल कंपटीशन के जैसा होगा, पॉइंट वाइज करेंगे, सबका जो भी पार्टिसिपेट करेंगे सब अपना नाम देंगे चैट में, मैं एक साइड में स्लाइड रखूंगी, सबका नाम रहेगा उसके अंदर में, और फिर पॉइंट्स मिलेंगे उसमें, देखते हैं कौन जीतता है। तो इसके लिए क्या करना है, 2 दिन है अभी, कल थोड़ा कम होने से भी चलेगा क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के लिए। परसों शाम को जो होगा वो फाइनल होगा, तो उसमें देखना है फटाफट हमें, ठीक है। और ऐप पे उसके बाद वाले दिन होगा, तो वहाँ पे तो पोल होगा, डायरेक्ट तुम लोगों को पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये समझ में आया, टीलोमियर समझ में आया। टीलोमियर क्या करता है, टीलोमियर इट इज रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस, बेसिकली होता है TTAGGG ह्यूमन बींग्स के केस में, बाकी के दूसरे स्पीशीज के केस में दूसरा होता है। तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा अगर डीएनए है तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, अगर यही क्रोमोसोम बन जाएगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो टीलोमियर और द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस TTAGGG ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये जो मैंने बताया TTAGGG ये 3 प्राइम में रहता है, इसका सीक्वेंस होता है 5 प्राइम से TTAGG 3 प्राइम। तो ये देखो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, 3 प्राइम में एंड में देखो ये कितना रिपीट हो रहा है, TTAGGG। इस तरह से ये बढ़ते रहता है, बहुत लंबा होता है, मैंने 2 बार लिखा है 3 प्राइम में। अब इसी का 5 प्राइम में होगा, तो 5 प्राइम में इसका देखो कॉम्प्लीमेंट्री है CCCTAA, लेकिन हमेशा याद रखना 3 प्राइम जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है 5 प्राइम से। मतलब हम जब भी डीएनए ड्रॉ करते हैं, अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं, दिस इज रॉन्ग, हमें ऐसा ड्रॉ करना है 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। हमेशा जो 3 प्राइम होता है दैट इज ओवर हैंगिंग। यहाँ देखो, यहाँ पे 3 प्राइम में ये एक्स्ट्रा है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम में नहीं है। वैसे यहाँ पे देखिए TTAGG 3 प्राइम में है, 5 प्राइम में इतना ही है, 5 प्राइम का बाद में और नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ये एक्चुअली में हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है हमारे सेल्स में, इसको कहा जाता है टीलोमियर। दिस इज टीलोमियर, दिस इज टीलोमियर, ठीक है, ठीक है, डन। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक सबको समझ में आया टीलोमियर क्या होता है, यहाँ तक सबको समझ में आया टीलोमियर क्या होता है। सबको समझ में आया?
आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा टीलोमियर, डन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए हमारा 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब प्राइमर लगाते हैं, ठीक है। तो प्राइमर कहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा एक प्राइमर 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये सिंथेसिस होगा। और यहाँ पे एक प्राइमर लगेगा, यहाँ पे सिंथेसिस होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये और खुल जाएगा, पूरा खुल के अलग हो जाएंगे, पूरा खुल गए, ठीक है। ये वाला प्राइमर से सिंथेसिस होके पूरा इस तरफ हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक प्राइमर सिंथेसिस, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, यहाँ पे एक प्राइमर सिंथेसिस, यहाँ पे एक प्राइमर सिंथेसिस, यहाँ पे एक प्राइमर सिंथेसिस, डन। मैं एक बार और बना लेती हूँ। 2 स्ट्रैंड्स, ऊपर वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम, नीचे वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक ही प्राइमर, फुल सिंथेसिस, यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स, डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सेल क्या करना चाहेगा, अब हमारा सेल चाहेगा कि वो प्राइमर को हटाए, डन। अब मैं प्राइमर को हटाती हूँ, इसका प्राइमर हटाई, ये प्राइमर हटाई, ये प्राइमर हटाई, ये प्राइमर हटाई, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये क्या था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम था ना प्राइमर का, इसको रहने दो। यहाँ पे भी 5 और 3 था प्राइमर का, यहाँ पे भी 5 और 3 था प्राइमर का। अब क्या है, ये जो प्राइमर था ये 5 प्राइम से 3 प्राइम था, 3 प्राइम को हमने प्राइमर हटा दिया। तो अब ये वाला जो स्ट्रैंड है उसका क्या है, ये भी 5 है, ये भी 3 है, ये डीएनए है, ये 3 को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, गैप फिल हो जाएगा, निक फिल हो जाएगा डीएनए लाइगेज की वजह से, है ना। वैसे यहाँ पे ये डीएनए की वजह से, ये डीएनए का 3 प्राइम एंड है, इसकी वजह से ये गैप फिल हो जाएगा, निक फिल हो जाएगा डीएनए लाइगेज की वजह से, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को, प्रॉब्लम कितनी बड़ी आ गई है यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे इस गैप को भरने के लिए हमारे पास कोई 3 प्राइम एंड नहीं है, ना ही इस गैप को भरने के लिए हमारे पास 3 प्राइम एंड है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना आप लोगों को। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, लीनियर डीएनए होने की वजह से लीडिंग स्ट्रैंड में जो पहला प्राइमर है वो और लैगिंग स्ट्रैंड में जो लास्ट वाला प्राइमर है वो दोनों हटाने के बाद गैप रहता है। आ रहा है प्रॉब्लम समझ में सबको, आ रहा है तो मैं इसको डिलीट करूंगी। समझ में आई सारी प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम समझ में। लास्ट प्राइमर ऑफ लैगिंग, थोड़ा पिक बड़ा बना दीजिए। ओके, मैं फिर से बना देती हूँ, उसके लिए खाली स्लाइड होने से अच्छा होता नहीं, तो मैं खाली स्लाइड ले लेती हूँ। मैं फालतू में स्लाइड्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा मुझे खाली ही स्लाइड चाहिए होता है। आप लोग ये स्लाइड्स को यूज़ कीजिए, पढ़िए, एग्जाम खत्म, क्लास खत्म होने के बाद इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। चलिए पेन से यूज़ करते हैं। 3, अच्छा ठीक है, ओके, अच्छे से बनाते हैं, सुंदर से, ठीक है। चलिए, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है, और ये 3 प्राइम है। हाँ सॉरी, गलत हो गया। ओके, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 प्राइम हमेशा ओवरहैंग करता है ना, टेलोमेयर की वजह से। ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब ठीक है, अब ठीक है। 3 प्राइम हमेशा ओवरहैंगिंग रहता है, जिसको हम टेलोमेयर कहते हैं। 5 प्राइम में भी टेलोमेयर है, 3 प्राइम में भी टेलोमेयर है,
फर्क यह है कि 3 प्राइम का टेलोमेयर थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। अब ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले में प्राइमर्स लगे हैं, ठीक है। ये वाला प्राइमर, बीच बीच में प्राइमर लगा देते हैं, ठीक है। प्राइमर है, अब डीएनए निकाल लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनए 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 डन। अब यहाँ पे एक ही प्राइमर था यहाँ पे, जिसकी वजह से डीएनए बन गया, ठीक है। हो गया, डन। अब प्राइमर रिमूव करते हैं, ठीक है। सारे प्राइमर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये लैगिंग स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे देखिए, ये डीएनए का 3 प्राइम एंड है, सारे डीएनए का ये 3 प्राइम एंड्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये प्राइमर का जो गैप है ये फिल हो जाएगा, निक भर जाएगा। गैप फिल होगा, निक भरेगा, गैप फिल होगा, निक भरेगा। लेकिन लास्ट वाले को हम क्या करेंगे? लास्ट वाले का बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट वाले का उसको कैसे एक्सटेंड करेंगे हम? लास्ट वाले का ये प्राइमर है, ये सॉरी डीएनए है। ये जो प्राइमर यहां से हटा, ये तो 5 प्राइम है डीएनए का, 3 प्राइम है डीएनए का। ये जो प्राइमर हटा, ये गैप कैसे फिल करेंगे? सिमिलरली यहां पे भी, सिमिलरली लीडिंग स्ट्रैंड में भी जो पहला प्राइमर था उसको रिमूव कर देंगे, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये तो 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। अब जो स्ट्रैंड हमारा बनेगा, डीएनए जो बनेगा, थ्री प्राइम ये था 5 प्राइम। गड़बड़ हो गई शायद, एक मिनट। एनीवे छोड़िए, वो ऊपर वाला छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, ये समझ में आया? लीडिंग स्ट्रैंड का पहला प्राइमर हटाने से ये 5 होगा, ये 3 होगा, और लैगिंग स्ट्रैंड का लास्ट वाला प्राइमर हटाने से प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है समझ में प्रॉब्लम? अगर ये हमारा स्ट्रैंड, आप लोग प्रॉब्लम समझ में आई, तब तक मैं और एक बार बना देती हूँ, तब तक मुझे आप मैसेज कर दीजिए। इस डायरेक्शन में अगर खुलेगा तो प्राइमर तो यहाँ रहेगा, सिंथेसिस होगा। इसमें कहाँ प्राइमर होगा? बीचों बीच सिंथेसिस, सारे प्राइमर होंगे, है ना। तो जब प्राइमर हटाया जाएगा, इसको जब हटाया जाएगा तो इसको कैसे भरेंगे? इसको हटाएगा जो, तो कैसे भरेंगे? क्योंकि बीच वाला हटाने के बाद तो पुराने वाले डीएनए का 3 प्राइम एंड मिल गया हमको, लेकिन जो लास्ट वाला प्राइमर है उस गैप को, और इसमें जो फर्स्ट वाला प्राइमर है उस गैप को कैसे भरा जाएगा? हुआ ना? सबको समझ में आया ना? सबको समझ में आया? इसी को बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले से ही तो डीएनए हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम है, पहले से ही ओवर हैंगिंग है। अब उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है कि पहला प्राइमर लीडिंग का और लैगिंग का लास्ट वाला प्राइमर, उसके हटाने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। और बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम दोनों में रहता है। लीडिंग स्ट्रैंड में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है जो मैंने आपको कल बताया, क्योंकि सिर्फ एक ही प्राइमर रिमूव हो रहा है और डायरेक्ट सिंथेसिस हो रही है। तो डायरेक्ट एक ही प्राइमर रिमूव हो रहा है, ज्यादा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे ज्यादा प्रोनाउंस्ड प्रॉब्लम लैगिंग में है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लैगिंग में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एज कंपेयर टू लीडिंग, लेकिन प्रॉब्लम दोनों में होती है। दोनों में ही तो प्राइमर हट रहा है, दोनों में गैप्स आ रहे हैं, लीडिंग में फर्स्ट, लैगिंग में लास्ट, फर्क यही है।
इसके अलावा और एक फर्क है, थोड़ी देर में पता चलेगा, कि जिसकी वजह से लैगिंग स्ट्रैंड में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एज कम्पेयर टू लीडिंग स्ट्रैंड। अभी आपको पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम दोनों में है। अगर आप कहीं पे देख रहे हैं कि इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, लीडिंग स्ट्रैंड में नहीं है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला प्राइमर तो हट ही रहा है, प्रॉब्लम तो वहां भी आएगी। लेकिन सिर्फ यही बात है कि लीडिंग में इतना नहीं है जितना लैगिंग में है। क्यों, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो टीलोमेयर तो पता चल गया क्या है, टीलोमेयर पता चल गया, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है पता चल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने ला रही हूँ, टीलोमरेज। ठीक है, व्हाट इज टीलोमरेज? टीलोमरेज इज अ, ध्यान से लिख लीजिए इस चीज को, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कितना भी वॉटसन पढ़ ले, कितना भी लेनिंजर पढ़ ले, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। मैं बोल के दे रही हूँ, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ये चीज नहीं समझ में आएगी। ध्यान से सुनिए, रेप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है हमारा टीलोमरेज। ठीक है, टीलोमरेज जो है, इट इज अ, लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में अभी, इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब ये एक प्रोटीन है, इसमें एक आरएनए का भी स्ट्रैंड होता है। ये एक प्रोटीन भी है, मतलब ये एक एंजाइम भी है, और उसके साथ में इसके पास एक आरएनए मॉलिक्यूल भी है। और ये जो एंजाइम है, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मतलब आरएनए की वजह से डीएनए बनाता है। जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या है? इट इज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए, उसको देख के डॉटर स्ट्रैंड बनाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है? इट इज ऑल्सो, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए को देख के आरएनए बनाता है, तो वो क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टीलोमरेज क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये तीनों वर्ड समझ में आए, तीनों टर्म समझ में आए। हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन जो भी है, दे ऑल आर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है नेट में, सेक्शन बी में। दे ऑल आर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है? डीएनए को देख के आरएनए बनाता है, सो दे आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन टीलोमरेज आरएनए को देख के डीएनए बनाता है, सो इट इज अ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका और एक नाम है, कोई बता सकता है? एचआईवी में या एड्स में? ओके, एक और बार रिपीट करती हूँ। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए को देख के डीएनए बना रहा है, डीएनए टेम्पलेट है, डॉटर स्ट्रैंड भी डीएनए है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में क्या यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? डीएनए को देख के आरएनए बनाया जाता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टीलोमरेज क्या है? टीलोमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, जो कि आरएनए को देख के डीएनए बनाता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या मुझे कोई ऐसे एंजाइम का नाम बता सकता है जो कि आरएनए को देख के डीएनए बनाता है? कुछ और भी बोला जाता है, एचआईवी वायरस में है वो एंजाइम वायरस में है, एचआईवी वायरस में, जिस वजह से एचआईवी वायरस आरएनए वायरस होके भी हमारे सेल्स में सर्वाइव कर जाता है। एचआईवी वायरस क्या है? आरएनए वायरस है ना, बट इट इज एबल टू सर्वाइव इन अवर सेल्स बिकॉज ऑफ वन एंजाइम विच इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसका नाम क्या है? यहाँ पे जो एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो है टीलोमरेज। वहां पे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है? उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? यस, नोशिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सबको समझ में आ रही है मेरी बातें? मैं एक बार और बोल देती हूँ। अनुराग, समझ में आया? हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है? डीएनए टेम्पलेट से डीएनए बनाता है, सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है, वो डीएनए को देख के आरएनए बनाता है, सो इट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो टीलोमरेज है वो आरएनए को देख के डीएनए बनाता है, तो वो क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि एचआईवी में है, वो भी आरएनए को देख के डीएनए बनाते हैं, उनका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसका नाम टीलोमरेज है। बस वही। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? देखो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आ गया सबको समझ में? मैम, टीलोमरेज राइबोप्रोटीन है, ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्लस आरएनए होता है, पर ये पॉलीमरेज
तरीके से है, आखिर एंड में यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज 1 की ही नीड है ना। ओके, सब आपका ये वाला आंसर थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। विजय, इतना सबको समझ में आया? मैं आगे बढ़ूँ? इतना सबको समझ में आया? तो हमने समझ लिया टीलोमियर क्या है, ये समझ लिया कि टीलोमरेज एंजाइम क्या है। अब जो ये एंड रेप्लिकेशन, इसके बाद हमने क्या समझा कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है ये देखा, टीलोमेयर क्या है देख लिया, हमने देख लिया टीलोमरेज क्या है, ये 3 चीज सबको समझ में आए। 4th पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो टीलोमरेज एंजाइम है ना, इट कैन सॉल्व एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट, ये बात याद रखना, ये थोड़ी दूर तक सॉल्व कर सकता है। लीडिंग स्ट्रैंड की सॉल्व कर देता है, यही बात है, लैगिंग स्ट्रैंड की नहीं कर पाता पूरा। लीडिंग स्ट्रैंड की पूरी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय टीलोमरेज, बट लैगिंग स्ट्रैंड की फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह ही जाती है, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगी, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर में भी होता है, यस वहाँ पे भी होता है। तो टीलोमरेज जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड की पूरा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड की नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये एंजाइम सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है, हमारे सोमैटिक सेल्स में नहीं होता है। ये कहाँ कहाँ होता है फिर? कैंसर सेल्स, जर्म सेल्स, स्टेम सेल्स, ठीक है। निखत, परवीन, गुरजीत, हाँ ओके थैंक यू, समझ में आया आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या है कि टीलोमरेज ना होने की वजह से हमारे सोमैटिक सेल्स में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम लीडिंग और लैगिंग दोनों में वैसा ही रहता है, वो सम अप होते जाता है, वो प्रॉब्लम एक पॉइंट पे आके सेल मर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, एक रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड नहीं है, एक दिन मैंने आधा घंटा का क्लास लिया था फ्राइडे को, 2-3 हफ्ता पहले तब पढ़ाया था। तो ये जो एपोप्टोसिस की वजह से सेल्स मरते हैं, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि टीलोमरेज नहीं होता है, और एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम लीडिंग और लैगिंग की वैसे ही रहती है। हर सेल साइकिल में डीएनए छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होते जाता है। तो टीलोमियर की वजह से कुछ देर तक बचता है, क्योंकि क्या है हमारा टीलोमियर क्या है, देखो ये है हमारा 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, दोनों एंड्स में क्या है सॉरी रिपीटेड डीएनए है, कौन सा TTAGG, यहाँ पे है TTAGG, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे TTAGG, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये 3 प्राइम में होता है, चार्जर उठा के देखो, ये 3 प्राइम में रहता है, तो 5 प्राइम थोड़ा छोटा रहता है। तो क्या होता है, ये दोनों में ही 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों में ही ये रिपीटेड सीक्वेंसेस रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हर बार जो सेल डीएनए जो छोटा होता रहता है ना, हर बार टीलोमियर छोटा होता रहता है। तो तब तक हमारे सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक टीलोमियर छोटा होता है। जिस दिन ये टीलोमियर खत्म हो जाता है और हमारे मेन रीजन में घुस जाता है हमारा छोटा होना, उस दिन वो सेल मर जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, टीलोमरेज नहीं होते हैं इसीलिए। टीलोमरेज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लीडिंग का कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, लेकिन लैगिंग का मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ा रह ही जाता है। लेकिन यही चीज स्टेम सेल, कैंसर सेल एंड जर्म सेल में नहीं है, इन सब के पास टीलोमरेज एंजाइम है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक सबको मेरी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझ में आ गई मेरी बातें? ऑल डन? ऑल डन? ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आप लोग मुझे आंसर कर दीजिए, तब तक मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टीलोमरेज कैसे सॉल्व करता है और कैसे नहीं सॉल्व करता है, वो चेक करना पड़ेगा। डन। ये 2 स्ट्रैंड से डीएनए के पैरेंटल स्ट्रैंड्स, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये है, ठीक है।
तो इस तरफ में डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग है, मतलब ये पहले ऐसे थे, अब ऐसे हैं। ऐसे अगर थे, यहाँ पे प्राइमर लगेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना, कंटिन्यूसली सिंथेसिस होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जितना जितना खुलेगा, अगर ये ऐसा दिखता है, अगर ऐसा है हमारा डीएनए, ये हो गया 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर लगा, ये सिंथेसिस हो गया। डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ये है, इतना खुला, इतना सिंथेसिस हुआ, फिर और खुलेगा, फिर और सिंथेसिस होगा, फिर और खुलेगा और सिंथेसिस होगा। इसी को मैं पूरा स्ट्रेट कर दी हूँ, तो मैं अब ड्रॉ कर लेती हूँ। प्राइमर डीएनए, प्राइमर डीएनए, प्राइमर डीएनए, ठीक है। अब प्राइमर को टीलोमेरेज शॉर्टनिंग, टीलोमेरेज शॉर्टनिंग नहीं, टीलोमियर शॉर्टनिंग, संदीप, टीलोमेरेज तो एंजाइम हो गया, टीलोमियर शॉर्टनिंग, यस टीलोमियर शॉर्टनिंग। चलिए हम आरएनए हटा देते हैं, है ना। चलिए ये कंटिन्यू हो गया, गैप फिल हो गया, ये गैप रह गया, ये वाला गैप रह गया, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ तक हुआ। लीडिंग स्ट्रैंड को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको। अब लैगिंग स्ट्रैंड को देखते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड का आगे का पिक्चर है, मैं उसी को पिक्चर को दिखाने के लिए इतना ड्रॉ की हूँ। देखिए यहाँ पे ये वॉटसन से लिया गया है। थोड़ी देर के लिए लीडिंग स्ट्रैंड को छोड़ देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पहले समझते हैं, फिर लीडिंग स्ट्रैंड में आएंगे। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड है, डॉटर स्ट्रैंड क्या है, ये वाला 5 है, ये वाला 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड ड्रॉ किया गया है 5 प्राइम से 3 प्राइम, डन। और आपको पता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम होने से 3 प्राइम में क्या क्या होगा, TTAGG, TTAGG का लंबा सीक्वेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, TTAGG नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ऐसा होता है ना, ये अगर 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम में TTAGG, TTAGG, 3 प्राइम में क्या होता है, AATCC, फिर यहाँ पे होता है TTAGG एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रहता है AATCC, यहाँ पे रहता है TTAGG, यही रहता है ना। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। हमेशा याद रखना टीलोमियर 5 प्राइम TTAGG है, 3 प्राइम मतलब 5 प्राइम के एंड में नहीं होगा TTAGG, 3 प्राइम में होगा TTAGG। और ये याद रखना, अगर 3 प्राइम में TTAGG है, तो अगर 3 प्राइम में 3 जगह पे TTAGG है, तो उसके नीचे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका क्या होगा, वहाँ पे वो 5 प्राइम होगा, तो वहाँ पे 2 ही TTAGG होगा, 3 प्राइम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड किया रहेगा, बस यही है ना। समझ में आया ना इतना सबको। तो अब वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए ये याद रखेंगे डायग्राम में, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, जब इस बुक को खोलेंगे याद रखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये लिखा नहीं है उसमें। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड, ये है लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड, मतलब ये रेड वाला यहाँ पे है, सेम है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे TTAGG होता, देखो TTAGG, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। TTAGG न्यूक्लियोटाइड्स हो गया अनुराग, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में TTAGG है, बाकी सबका अलग अलग है। यहाँ तक सबको समझ में आया। ट्रिपल जी, हाँ ट्रिपल जी होगा, TTAGG, मैं उल्टा कर देती हूँ क्या, हाँ TTAGGG, ठीक है। तो ये है ह्यूमन बींग का, सबका अपना अपना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आया ना समझ में, यहाँ तक सब क्लियर हुआ। मैं पूरे स्लाइड को रब करके अब वॉटसन का डायग्राम समझा देती हूँ। ये इसका वॉटसन का डायग्राम समझ में आया, ठीक है ना, मैं रब कर रही हूँ, ये सब समझ में आया ना, समझ में आया, सब कुछ रब कर रही हूँ, सारा बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। लेट मी रब एवरीथिंग।
यहाँ पे ऊपर खाली ड्रॉ कर लेते हैं। यह है 5 प्राइम, यह है 3 प्राइम, TTAGGG, TTAGGG, यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और ये क्या है, ये है पेरेंटल स्ट्रैंड, इसका लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। तो और इसके ऊपर हमारा प्राइमर है, ठीक है। तो प्राइमर जो सॉरी इसके ऊपर हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है जो कि छोटा है, छोटा है। ये हो गया 5 प्राइम एंड, ये हो गया 3 प्राइम एंड, TTAGGG, यहाँ तक, ठीक है। तो अब तो ठीक है। ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, डन। 3 प्राइम यहाँ लिख देते हैं। तो यही डॉटर पेरेंटल स्ट्रैंड को यहाँ पे मैं लाया है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। ये हमारा टीलोमरेज है। देखो टीलोमरेज क्या है, यहाँ देखो उसका 5 प्राइम, इसको चलो एनलार्ज करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हुआ 5 प्राइम से 3 प्राइम, TTAGGG, TTAGGG इस तरह से है ना। यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया है, बस इतना याद रखो। TTAGG नहीं होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड। ये टीलोमरेज एंजाइम है। टीलोमरेज एंजाइम का ये वाला पार्ट है प्रोटीन कंपोनेंट, सॉरी ये है प्रोटीन कंपोनेंट, ये वाला, ये गोल वाला। और ये जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है ये RNA है, ठीक है। RNA का देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ये गोल जो है ये प्रोटीन है, ठीक है। या एंजाइम पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये RNA कंपोनेंट को यूज करके DNA को सिंथेसाइज करेगा। कौन से DNA को? लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड को। लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा बाय यूजिंग इट्स RNA एज द टेम्पलेट। सो इट इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। हुआ विजय, आप समझ में आया? ये जो है, ये जो एंजाइम है, ये जो गोल है, इट इज अवर प्रोटीन और एंजाइम विच इज DNA पॉलीमरेज एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स RNA कंपोनेंट। और इस RNA कंपोनेंट को यूज करके इट विल सिंथेसाइज द लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड। ये देखो लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब देखो ये RNA लग गया, ठीक है। अब ये 3 प्राइम एंड तो है, अब इसको ये एक्सटेंड करेगा। कौन? ये गोल वाला पार्ट, देखो नया लग गया। जैसे ये बना लेगा फिर ये आगे बढ़ जाएगा, देखो फिर आगे बढ़ गया, फिर 3 प्राइम एक्सटेंड हो रहा है। इस तरह से 3 प्राइम एक्सटेंड होके बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इनहिबिटरी प्रोटीन्स इनहिबिट कर देंगे, थोड़ा ही टीलोमेयर को बढ़ाने देंगे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पेरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड सबसे पहले बड़ा करेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द पेरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड will be increased in length at the 3 prime end by using the RNA component of the telomerase। समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? 1 का कोई काम नहीं है मैम। RNA कंपोनेंट प्राइमेज है ना विजय? नहीं, यहाँ पर DNA पॉलीमरेज 1 अभी कुछ काम नहीं है, अभी कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर बाद आने वाला है, अभी के लिए इतना ही है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज 1 का कुछ है ही नहीं, ये टीलोमरेज है, ये बस एक टीलोमरेज है, ये बस एक RNA पॉलीमरेज है जो कि इसको सिंथेसाइज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स RNA कंपोनेंट। एंड RNA कंपोनेंट प्राइमेज, बेटा RNA कंपोनेंट जो होता है वो प्राइमेज नहीं है। प्राइमेज क्या था याद करो, प्राइमेज एक एंजाइम है। तुम्हें मैंने आप लोगों को बताया था, एज जिसके भी सरनेम में हो वो एक एंजाइम होता है। तो प्राइमेज एक एंजाइम है जो कि RNA प्राइमर को बनाता है। प्राइमेज एक एंजाइम है जो कि RNA प्राइमर को बनाता है। यहाँ पे इस RNA को यूज करके, ये RNA ऑलरेडी है तो ये प्राइमेज नहीं है, ये RNA है बस। आया समझ में? RNA कंपोनेंट हियर इज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ RNA, इट इज नॉट प्राइमेज। प्राइमेज RNA बनाता है। डन, ठीक है। तो ये हमारा टीलोमियर है जिसका ये DNA पॉलीमरेज कंपोनेंट है। और ये बाकी किसको एक्सटेंड किया इसने? फर्स्ट स्टेप में इसने एक्सटेंड किया 3 प्राइम एंड ऑफ लैगिंग पेरेंटल स्ट्रैंड बाय यूजिंग इट्स RNA कंपोनेंट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हुआ? एवरीथिंग इज क्लियर?
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसका मतलब ये क्लियर हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में। अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। वही सेम 5 प्राइम से 3 प्राइम हमारा पैरेंटल क्या, पैरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड पोर्शन बिकॉज ऑफ टीलोमरेज, टीलोमरेज की वजह से एक्सटेंडेड पोर्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये है हमारा 3 प्राइम, ये है हमारा छोटा डीएनए जो हमारा स्ट्रैंड था ना, डॉटर स्ट्रैंड, ये डॉटर स्ट्रैंड है, पेरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड छोटा था ना, एक प्राइमर नहीं था ना, यहाँ पे प्राइमर की कमी थी। तो ये हो गया हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, दिस इज अवर डॉटर लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम वही है ना जो मैंने बनाया ऊपर, जो मैंने ऊपर बनाया। हाँ, मतलब जो प्राइमर को बनाया है प्राइमेज, उसके ऊपर डिपेंडेंट करके टीलोमरेज काम करता है क्या? नहीं बेटा, टीलोमरेज के पास उसका आरएनए खुद होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमेज का कुछ काम ही नहीं है, उसका आरएनए खुद का आरएनए होता है, यहाँ पे प्राइमेज का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। देखो अब समझ में आया ये दोनों डायग्राम, अब देखो समझ में आ रहा है, अब समझ में आया। ये वही डायग्राम है ना जो मैं अभी ऊपर बनाई। प्राइमेज एक अलग एंजाइम होता है, वो यहाँ पे नहीं है। ये टीलोमेरेज एक एंजाइम है जिसके पास खुद का डीएनए पॉलीमरेज है और एक आरएनए का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे प्राइमेज नहीं है। प्राइमेज हमारा कहाँ यूज होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्राइमर बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? यहाँ समझ में आया आपको? ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम समझ में आया? अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि ये गैप तो अभी भी पड़ा हुआ है प्राइमर की वजह से, प्राइमर की वजह से ये गैप अभी भी बढ़ा है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? अब ये कैसे ठीक होगा? अब एक छोटा सा आरएनए प्राइमर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस तरह से है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में, और ये 3 प्राइम एंड को इलोंगेट किया जाएगा यहाँ तक, और फिर इसको फिलअप कर दिया जाएगा, इसको फिलअप कर दिया जाएगा निक को डीएनए लाइगेज की वजह से, और फिर ये प्राइमर हट जाएगा। इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे छोटा सा प्राइमर लगा, प्राइमर का डायरेक्शन क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये जो इलोंगेट किया इसकी वजह से टेम्पलेट मिल गया। अब ये इलोंगेटेड रीजन की वजह से टेम्पलेट मिल गया, इसलिए यहाँ पे एक प्राइमर लग गया, और ये प्राइमर की वजह से ये वाले गैप को भरा गया यहाँ तक, और उसके बाद में प्राइमर को हटा देने की वजह से गैप आ गया। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की, कि पहले जो टीलोमियर छोटा था वो इतना लंबा हो गया है कि अब छोटा होने के बजाय हमारा डीएनए इनफैक्ट लंबा ही हो गया पहले से। यही है हमारा टीलोमियर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे। क्या सबको समझ में आया? विजय, तुम जो डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात कर रहे हो बेटा, ये यूकैरियोट का डीएनए है। यूकैरियोट के डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज 1 कहाँ से आएगा? सबसे पहली बात दिमाग से निकालो उस चीज को उस चीज को निकालो दिमाग से। डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ आएगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये जो प्राइमेज बना देगा, डेल्टा जो कि इसको एक्सटेंड करेगा, और डीएनए लाइगेज जो यहाँ पे फिलअप करेगा। देखो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम था पैरेंटल लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि एक्सटेंड हुआ सबसे पहले टीलोमरेज की वजह से। उसके बाद एक प्राइमर लगा, क्योंकि नीचे वाला तो एक्सटेंड हो गया, ऊपर वाले का क्या, जहाँ पे एक्चुअली में गैप था वो उसका क्या? ये गैप है ना हमारा, ये वाला गैप है। अब इसका क्या, ये गैप कैसे फिलअप होगा? तो यहाँ पे एक आरएनए लगेगा जो कि एक्सटेंड होगा, क्योंकि आरएनए का 3 प्राइम एंड हमको मिल गया और एक टेम्पलेट भी मिल गया। अब वो एक्सटेंड करके जो हमारा डीएनए छोटा हो गया था, देखो हमारा डीएनए इतना दूर छोटा था, ये ऑरेंज वाला पोर्शन छोटा था,
वो तो नया बन ही गया, साथ ही में हमने दोनों को और थोड़ा लंबा कर दिया। फिर ये गैप है, ये चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अब ये गैप होने से हमें फर्क नहीं पड़ता। ये है लैगिंग स्ट्रैंड का एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए अब। ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम विच इज सॉल्व्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड का अभी हम देखते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि क्यों लीडिंग स्ट्रैंड में इतना नहीं है, क्यों लैगिंग स्ट्रैंड में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये सब तभी अच्छा लगेगा जब खुद प्रैक्टिस करोगे, ऐसे खाली देख लेने से नहीं समझ में आएगा, फिर से खुद प्रैक्टिस करो। अच्छा, मैं रिकॉर्डेड वर्जन कल या परसों में रिलीज कर दूंगी इसका, ताकि और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? विजय, तुमको समझ में आया? डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ कहाँ से आएगा बेटा? ये तो डीएनए पॉलीमरेज 1 तो हमारा उसमें यूज होता है ना, प्रोकैरियोट में, यहाँ कहाँ से आएगा? उसके बाद प्राइमेज, सुमन कौन सुमन पूछ रहा था शायद, प्राइमेज समझ में आया? वो क्लियर हुआ? समझ में आया ये वाला बात? तो हमारा जो 3 प्राइम से 5 प्राइम था लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, और 5 प्राइम से 3 प्राइम था लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पे आरएनए नहीं है, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आरएनए और ये डॉटर स्ट्रैंड, अब ये हटेगा, है ना मैम? फिर जो आप गैप रह गया उसका क्या होगा? किसका गैप बेटा? ये वाला गैप बोल रहे हो तो ये वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगा, क्योंकि डीएनए तो छोटा नहीं हुआ ना। देखो पहले क्या था, पहले ये गैप था, है ना? इस गैप को भरने के लिए पहले हमने इसको एक्सटेंड किया, फायदा हुआ हमारा एक, उसके बाद वो गैप भी भर गया। इनफैक्ट वो गैप भरने के बाद वो और लंबा भी हो गया। तो ये गैप से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी टेलोमियर जितना था उससे लंबा ही हो गया, तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, लैगिंग स्ट्रैंड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो लीडिंग स्ट्रैंड की प्रॉब्लम आप समझ लेते हैं। ये देखो, ये वाला प्राइमर हट जाने की वजह से अब तो ये पहले स्ट्रैंड, पहले में प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। अब ये जो है ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है ना, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा? अब इसमें भी वही सेम होगा जो यहाँ हो रहा था, सेम सब कुछ होगा। यहाँ पे भी प्राइमेज टेलोमरेज आएगा, एक्सटेंड करेगा पहले पेरेंटल स्ट्रैंड को, फिर डॉटर स्ट्रैंड को, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पे देखो, ये जो हमारा था लैगिंग स्ट्रैंड जो था, देखो ऐसा होता है ना डीएनए, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, है ना। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड था, मैं बनाती हूँ, रुको फिर से बनाती हूँ। 3 प्राइम से 5 प्राइम ये लंबा, ठीक है। 5 प्राइम से 3 प्राइम ये लंबा, ठीक है ना। ये वाला प्राइमर हटा, ये हमारा है क्या, लीडिंग स्ट्रैंड, है ना। और यहाँ पे ये वाले प्राइमर की वजह से प्रॉब्लम आई थी, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। लेकिन देखो लीडिंग स्ट्रैंड में ये प्राइमर को भर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि 3 प्राइम लंबा है ऊपर वाले का, नीचे वाले का ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। फिर भी ये 3 प्राइम लंबा नहीं हो पाया 5 प्राइम से, क्योंकि हमारा डीएनए क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, 3 प्राइम लंबा होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे 3 प्राइम लंबा नहीं हुआ, लीडिंग स्ट्रैंड में भी 3 प्राइम लंबा नहीं हुआ। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ, 5 प्राइम, देखो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में यहाँ 3 प्राइम लंबा रह गया, लेकिन यहाँ देखो दोनों सेम हो गए, तो फिर भी ये प्रॉब्लम रह जाती है लैगिंग स्ट्रैंड में। लैगिंग स्ट्रैंड में देखो हमारा होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन यहाँ देखो लैगिंग स्ट्रैंड में देखो एक ही तरफ वो रूल फॉलो हुआ है,
ये रूल सिर्फ यहाँ फॉलो हुआ है, 3 प्राइम ओवरहैंग है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ पे ये वाला रूल नहीं रहा, यहाँ पे 3 प्राइम 5 प्राइम दोनों सेम हो गए। यहाँ पे भी टीलोमेर है बहुत दूर तक है, लेकिन दोनों सेम है, ओवरहैंग नहीं रहा, ठीक है। यहाँ तक सब क्रिस्टल क्लियर है। पर मेरा ये कन्फ्यूजन है कि अगर हर एक रेप्लिकेशन में आकर टीलोमेरेज हेल्प कर रहा है तो टीलोमेर क्यों छोटा हो रहा है? अरे बेटा सुनो, टीलोमरेज हमारे पास है ही नहीं ना, मैंने बताया ना, टीलोमरेज सोमैटिक सेल्स में नहीं है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है। ये किसके पास है? सिर्फ जर्म सेल्स के पास है, कैंसर सेल्स के पास है और स्टेम सेल्स के पास है। इसलिए जर्म सेल, कैंसर सेल और स्टेम सेल में ये प्रॉब्लम हर बार सॉल्व हो जाती है और वो जिंदा रहता है सेल। इसलिए ये सेल्स क्या होते हैं? मरते नहीं हैं, दीज सेल्स आर इमॉर्टल। लेकिन हमारे सोमैटिक सेल्स के पास तो ये है ही नहीं, टीलोमरेज है ही नहीं, इसलिए तो बेचारे मर जाते हैं 50 के बाद, 50 सेल डिविजन्स के बाद मर जाते हैं, जिसको वजह से एजिंग आती है। आया समझ में? क्लियर? और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, अगर आपको डाउट है तो कल पूछ लेना। कल प्रिपेयर होके आओ प्रैक्टिस के लिए। 19 खत्म हो गया है, आगे का बढ़ना है। समझ में आया विजय? 18, 17, 16, 15 और 20 कल 2 साल का, कम से कम 2 या 3 साल का मैं लेके आऊँगी कल, परसों फिर बाकी का, ठीक है? क्लियर? किसी को और कुछ बोलना है? इसको प्रैक्टिस करो, अभी जो भी पढ़ा इसको अपनी कॉपी में पेन लो और प्रैक्टिस करो, तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो डाउट आएगा आज प्रैक्टिस करने से कल पूछना, ठीक है? सबको समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। डन तो? ठीक है, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है? कल प्रैक्टिस करना है तो सारे डाउट्स को लेके आओ, और या तो लेके आओ नहीं तो सॉल्व करके आओ। कल कितना तारीख है बेटा? कल 9 ही तारीख है। कल 7 ही बजे होगा मेरा। 11 तारीख से मैंने नया टाइम शिफ्ट कर दिया है, 6:30 बजे से 8 बजे, तो 11 तारीख से 10 तारीख तक का ऑलरेडी पैक बना के दे दिया गया है शेड्यूल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं 11 तारीख को से 6:30 बजे मिलेंगे, वैसे 7 बजे जैसे मिल रहे हैं अभी 2 दिन, 7 बजे ही, ठीक? चलो ओके। जो भी डाउट्स है एक्स्ट्रा जो भी रह गया मुझे पूछ लेना, प्रैक्टिस करना है इसको, बिना प्रैक्टिस की नहीं होगा। और सॉल्व करने के लिए रेडी रहना, कल सॉल्व करें।